पीएससी की जो भर्ती हुई उसमें टामन सिंह सोनवानी अध्यक्ष थे, जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। आरोप का आधार अगर आप जाएंगे तो आधार यही लगता रहा कि चूंकि इनके नजदीकी रिश्तेदार या तो नेता हैं या अधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति हुई है, इसलिए गड़बड़ी है। आज जो टामन सिंह सोनवानी जी को कोर्ट में पेश किया गया, सीबीआई कोर्ट में, क्या रहा सर? और उस पैसे देने के उपरांत एसके गोयल के बेटे और उनके बहू का चयन पीएससी में डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट में हुआ है। पर इतने लाखों लोग देते हैं पीएससी का एग्जाम, इस चिन्हांकित को ही भर्ती करना है, इसकी कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी? इस पर कुछ बात आई है? क्योंकि आप क्रिमिनल के बहुत सिद्धहस्त वकील माने जाते हैं, तो मुझे जरा ये समझाइए सर कि चेक से रिश्वत देने की परंपरा पहले कहीं देखी? छत्तीसगढ़ की राजनीति में पीएससी घोटाले की खूब चर्चा रही है। बीजेपी ने बड़े बड़े आंदोलन कर दिए, प्रधानमंत्री के भाषण में इस मुद्दे ने जगह बना दी। सारांश ये था कि पीएससी की जो भर्ती हुई उसमें टामन सिंह सोनवानी अध्यक्ष थे, जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। राजनेताओं के, प्रशासनिक अधिकारियों के नजदीकी रिश्तेदार, बेटे, बहू, दामाद, इन सब की भर्तियां हो गई। आरोप का आधार अगर आप जाएंगे तो आधार यही लगता रहा कि चूंकि इनके नजदीकी रिश्तेदार या तो नेता हैं या अधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति हुई है, इसलिए गड़बड़ी है। आरोप लगाने वाली भाजपा ने कभी ये नहीं बताया है सही तरीके से कि आखिर गड़बड़ी को अंजाम कैसे दिया गया। बहुत सारे सवाल हैं। बहरहाल अपडेट ये है, टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार हो गए हैं, उनके साथ एक उद्योगपति भी गिरफ्तार हो गए हैं और आज उनको पेश किया गया था रायपुर कोर्ट में और 7 दिन की रिमांड मिली है। तो जो रिमांड मिली है और जिस तरीके की आज जो कुछ बहस हुई, वो जानने समझने मैं उनके वकील साहब के पास आया हूँ। फैजल, जो बहुत मानिंद क्रिमिनल लॉयर हैं, रायपुर या मध्य छत्तीसगढ़ में लोग उनको जानते हैं, इसलिए पृथक से परिचय देने की जरूरत नहीं है, वही मेरे साथ हैं। अब जो फ्रेम में आप देखेंगे वो अधिवक्ता फैजल हैं। सर प्रणाम। नमस्कार। आज जो टामन सिंह सोनवानी जी को कोर्ट में पेश किया गया, सीबीआई कोर्ट में, क्या रहा सर? देखिए, उनको टामन सिंह सोनवानी को 18 तारीख को बुलाया गया था, 17 तारीख को उनको नोटिस दी गई थी और जब वो कल हुए पेश, और उसके साथ साथ एसके गोयल जो डायरेक्टर हैं उनको भी बुलाया गया था एक कंपनी के। तो वो कल जब पेश हुए तो कल शाम में 5 बजे, 5:30 बजे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आज पेश किया गया था। और आज सीबीआई ने करीब 12 दिन की कस्टोडियल रिमांड मांगा था, जिसपे उसमें ऑब्जेक्शन किया गया। ऑब्जेक्शन के बाद, सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने 7 दिन की कस्टोडियल रिमांड दी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों को पालन करने के लिए उन्होंने कहा है। जो एलिगेशन लगाया गया, जो पेश किया गया जी, वो ये पेश किया गया कि एसके गोयल की जो कंपनी है उसने सीएसआर के माध्यम से एक बार 20 लाख रुपए और एक बार 25 लाख रुपए एक एनजीओ को दिया है, जिस एनजीओ की प्रेसिडेंट जो है वो टीएस सोनवानी की पत्नी है और उसमें जो सदस्य हैं उनके एक रिश्तेदार हैं। तो इस तरह उनका है कि उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए वो पैसा, सोनवानी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए पैसा दिया गया है और उस पैसे देने के उपरांत एसके गोयल के बेटे और उनके बहू का चयन पीएससी में डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट में हुआ है। सर ये बताइए कि क्या इस पूरी एलिगेशन में सीबीआई ने कहीं से ये बताया कोर्ट को कि पैसे तो आ गए, उससे ये क्लब कर दिया गया कि ये जो 2 व्यक्ति हैं जो गोयल जी के क्लोज हैं, पुत्र और बहू, इनकी नियुक्ति हो गई, पर इतने लाखों लोग देते हैं पीएससी का एग्जाम, इस चिन्हांकित को ही भर्ती करना है, इसकी कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी? इस पर कुछ बात आई है? नहीं, इस पर देखिए कि बहुत अच्छी चीज़ आपने कहा, क्योंकि इतने लाखों लोग, उसमें कौन चिन्हांकित किया, किसने चिन्हांकित किया, तो जब ये बात वहाँ रखी गई तो उनका ये सब एविडेंस की विषय वस्तु है, साक्ष्य विषय वस्तु है, उस वक्त बताएंगे हम, अभी हम कुछ नहीं बता रहे हैं। तो मेरा जो कोर्ट में भी ये आग्रह किया था साहब कि अभी कोई ऐसा एलिगेशन, कोई सबूत इनके पास नहीं है और कौन इंसान अगर किसी को बेनिफिट पहुंचाना था सोनवानी जी को, तो वो किसी एनजीओ की संस्था को क्यों देगा? क्योंकि एनजीओ जो संस्था है उसका कोई अध्यक्ष जो रहेगा वो कुछ दिनों के लिए रहेगा, उसका मालिक नहीं हो सकता। उसमें और सदस्य ये हैं और उसका पूरा ऑडिट होता है।
और उस ऑडिट में पैसे कहाँ खर्च हुए, क्या, क्योंकि एनजीओ जो होते हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस की संस्थाएं होती हैं, तो किसी को सदोष लाभ जो है सोनवानी या उनके परिवार को कैसे मिला, ये हमने बात रखी, तो वो उसमें भी जवाब वहाँ दे नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हम ये जब डायरी जब अपना चार्जशीट जब पेश करें तब हम बताएंगे, अभी हम नहीं बता रहे हैं। एक और बात मुझे बताइए, अगर एनजीओ को सीएसआर मद से भुगतान हुआ होगा, चेक से ही हुआ होगा ना? थ्रू बैंक ही हुआ, चेक से ही हुआ। थ्रू बैंक से ही हुआ। और तो, ये जो दोनों जो भुगतान हुए हैं उसका भी फाइनेंस डिपार्टमेंट को पूरा गया है, सीएसआर के बारे में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया कि सब हम सीएसआर में यहाँ दिए, और जिस एनजीओ को मिला है कहाँ खर्च हुआ, किस मद में खर्च हुआ, उसका पूरा ऑडिट हुआ है। तो चूंकि आप क्रिमिनल के बहुत सिद्धहस्त वकील माने जाते हैं, तो मुझे जरा ये समझाइए सर कि चेक से रिश्वत देने की परंपरा पहले कहीं देखी क्या? मैं बोलता हूँ कि दुनिया के मतलब विश्व के इतिहास में पहली बार होगा कि बोला जाए कि चेक से हमने ये रिश्वत दी गई है। ये सही बोल रहे हैं आप। जो कुछ हिडन जो भी चीज़ होती है, जो क्राइम होता है वो हिडन होता है, छुपा किया जाता है, और चेक से देना जो है तो खुद छुपा हुई चीज़ कहाँ रही फिर? अभी फिलहाल क्या इस पूरी कोर्ट के दरमियानी बात में आपकी टामन सिंह जी से कुछ बात हो पाई? नहीं, टामन सिंह साहब, मैंने, क्योंकि मैं एसके गोयल साहब का देख रहा हूँ, एसके गोयल साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया चेक वाला क्या है मसला? आपने नहीं, बोले उन्होंने ये कहा है कि मैं जिस कमेटी जो होती है, हमारे जो कंपनी है, उसने इससे ज़्यादा फंड और भी संस्थाओं को दिया है, और भी कई पंचायतों को दिया है, इससे बड़े बड़े फंड दिए हैं, और ये इनको हर क्वार्टर इनको सीएसआर फंड देना चाहिए। अब वो कैसे दिया गया, क्या है कि मेरे अकेले के हाथ में नहीं होता, एक कमेटी बनी रहती है, कमेटी जो उसको पास करती है तब वो होता है। एक आखिरी सवाल है, एनजीओ में क्या ये जरूरी है कि श्रीमती टामन सिंह सोनवानी ही अध्यक्ष रहें हमेशा आजीवन? बस बहुत सही है कि एनजीओ जो एक संस्था है, सोसाइटी है, एक जो भी सदस्य रहेगा उनमें सदस्य रहेंगे। अध्यक्ष जो रहता है वो उस एनजीओ का मालिक नहीं हो जाता है, और अध्यक्ष के अकेले से कोई वहाँ काम नहीं होता है। वहाँ पे सेक्रेटरी रहते हैं, सब जितने सदस्य रहते हैं उनके कहने पे काम होता है। और जो अगर वो कोई एनजीओ कोई कुछ बनवाया है, कोई संस्था को बनाया, कोई बिल्डिंग बनाई है, वो सोसाइटी की रहती है, ना कि उस अध्यक्ष की रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, थैंक यू। तो ये थे अधिवक्ता फैजल रिजवी, जो बता रहे थे कि टामन सिंह सोनवानी और गोयल, जिनको सहअभियुक्त बना के सीबीआई कोर्ट ने पेश किया, आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ है। तो सवाल, जो मूलभूत प्रश्न हैं जो इस आरोप के समय से खड़े हैं कि ठीक है, मान लेते हैं भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार इस नायाब तरीके से कैसे किया गया कि चिन्हांकितों को ही उनकी नौकरी लग गई, या उनकी नौकरी वो श्रेणी में आ जाए, वरीयता श्रेणी में, जिससे नियुक्ति होनी उस श्रेणी में शामिल हो जाएं। लाखों लोग पीएससी देते हैं, और जो पीएससी की पूरी प्रक्रिया है वो इतनी सरल सहज नहीं है कि इतनी आसानी से भ्रष्टाचार कर दिया जाए। तो बहरहाल अब का अपडेट यही है, टामन सिंह सोनवानी और उनके सहयोगी गोयल, उन्हें पेश कर दिया गया कोर्ट में, सीबीआई ने रिमांड ली। कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सवाल उठाए कि आखिर कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको तो बता दीजिए। सीबीआई ने कहा है जब चार्जशीट पेश करेंगे तो जवाब आपको मिल जाएगा। जाहिर है जवाब का इंतजार सबको है, आखिर युवाओं के, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के भविष्य का मसला था, बीजेपी ने बड़े जोर शोर से उठाया था। यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे को जिक्र छेड़ा था। जब ये कार्रवाई हुई है तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का ट्वीट आया है, युवाओं निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, आपके भविष्य की चिंता हम करेंगे, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा। मगर इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, तोता किसी एजेंसी को बोला था, संदर्भ देख लीजिएगा किसको बोला था। इस बार कहीं वो बात फिर से सही तो नहीं होने वाली है। दुआ मैं भी करता हूँ, दुआ आप भी करिएगा। प्रणाम, फिर किसी नई खबर के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। नमस्ते।